अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर बाय ट्विंस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विलियम गोल्डिंग का एक नावल लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। दोस्तों, ये 20th सेंचुरी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत फेमस नावल माना जाता है। तो इस नावल को शुरू करने से पहले राइटर की बायोग्राफी देख लेते हैं। तो विलियम गोल्डिंग पैदा हुए 19 सितंबर 1911 को यूनाइटेड किंगडम में, और वहीं पर 19 जून 1993 को उनकी डेथ हुई। ये एक ब्रिटिश नॉवलिस्ट, प्ले राइट और पोएट थे जो कि अपने इस नावल लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर हुए। इनको 1983 में लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ मिला। अगर इनके वर्क्स की बात की जाए तो इनके नोटेबल वर्क्स में इनका सबसे पहला नावल था लॉर्ड ऑफ फ्लाइज, जो कि 1954 में पब्लिश हुआ और बहुत मशहूर हुआ। इसके बाद द इनहेरिटर्स 1955 में, पिंचर मार्टन 1956 में और फ्री फॉल 1959 में। इसके बाद इस नावल के कुछ की फैक्ट्स हैं। इस नावल को लिखा गया था 1950 से 1954 के दरमियान और 1954 में इसे पब्लिश करवाया गया, और जॉनरा इसका है अलेगरी या डिस्टोपियन फिक्शन। इसके बाद इस नावल के कुछ इम्पोर्टेंट करैक्टर्स हैं, उनको देख लेते हैं ताकि स्टोरी को समझने में आसानी हो। इसका सबसे पहला करैक्टर है राल्फ। ये लीडर है तमाम तर बॉयज़ का, और ये एक सिंबल है गुड गवर्नेंस, लॉ एंड ऑर्डर और सिविल सोसाइटी का। देन हमारे पास है एक करैक्टर पिगी। ये एक मोटा सा लड़का है, सेंसिबल, एक्टिव और स्मार्ट है, और ये सिंबल माना जाता है साइंस और लॉजिक का। देन थर्ड पे है हमारे पास करैक्टर जैक। ये हेड बॉय है द हंटर्स का। हंटर्स का एक ग्रुप है लड़कों का, उस ग्रुप का ये हेड माना जाता है, और इसको सिंबल माना जाता है ह्यूमन नेचर में जो पावर की लालच होती है उसको। और लास्ट पे हमारे पास करैक्टर है साइमन। ये एक बहादुर लड़का है जो कि राल्फ का साथी है। तो ये सब तो था नावल का इंट्रोडक्शन और इसके की फैक्ट्स। अब हम इसकी समरी को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, इस नावल की शुरुआत होती है कुछ इंग्लिश बॉयज़ से जो कि एक जहाज़ में थे, और ये वर्ल्ड वार 2 का टाइम चल रहा था, हर तरफ जंग छिड़ी हुई थी, और इनके जहाज़ पर हमला होता है मिज़ाइल से, जिसकी वजह से उनका जहाज़ क्रैश हो जाता है और वो एक डिज़र्टेड आइलैंड पर जा गिरता है, जहाँ पर कोई भी बड़ा आदमी नहीं था जो उनको रेस्क्यू कर सके। ये तमाम तर बच्चे, इनकी उम्रें 6 साल से लेकर 12 साल तक थीं, और इन बच्चों को अब उसी आइलैंड पर ज़िंदगी गुजारनी थी जब तक कोई उनके रेस्क्यू के लिए नहीं आ जाता। तो इन सारे बच्चों में दो लड़के, एक का नाम रैल्फ और दूसरा पिगी, उनको एक कॉन्च शेल मिलता है, और रैल्फ इस शेल को बजाकर उसकी मदद से तमाम तर लड़कों को एक जगह पर इकट्ठा करता है, और उन सारे लड़कों को एक तजवीज़ पेश करता है कि वो अपनी वहाँ पर सर्वाइवल के लिए एक लीडर सेलेक्ट कर लें, ताकि उसकी लीडरशिप में वो वहाँ पर एक ऑर्गेनाइज्ड वे में वहाँ पर ज़िंदगी गुजार सके जब तक उनको कोई रेस्क्यू करने नहीं आ जाता। अब लीडरशिप की बात सुनकर जैक के दिल में एक ख्वाहिश पैदा होती है कि वो लीडर बने, और वो ख़ुद को लीडर बनने के लिए पेश करता है, मगर रैल्फ उससे कहता है कि लीडर तुम्हारी मर्ज़ी से नहीं बल्कि बाहमी राय दही से बनाया जाएगा। तो इसी तरह से बाकी तमाम तर बच्चे रैल्फ को अपना लीडर चुनते हैं, क्योंकि ये उनसे उम्र में भी बड़ा है और फिज़िकली भी फिट है। अब लीडर बनने के बाद रैल्फ उनसे कहता है, उन तमाम तर बच्चों की ज़िम्मेदारी लेता है, और वो उनसे कहता है कि जब तक कोई इनको बचाने नहीं आ जाता तब तक वो मिलजुल कर इसी आइलैंड पर ज़िंदगी गुजारेंगे। और वो वहाँ पर रहने के लिए कुछ रूल्स सेट कर लेते हैं, जैसे कि वो कहते हैं कि अगर किसी को कोई इम्पोर्टेंट बात करनी होगी या कोई मीटिंग बुलानी होगी तो वो कॉन्च शेल हाथ में लेकर बात करेगा ताकि सारे लोग उसकी बात तवज्जो से सुने, और इसी तरह के और भी बहुत सारे रूल्स सेट कर लिए जाते हैं। फिर ये रैल्फ इस जैक को द हंटर्स ग्रुप का लीडर बना देता है। इसके कुछ देर बाद एक छोटा बच्चा रैल्फ से आकर कहता है कि उसने एक बीस्ट देखा है, जंगली दरिंदा देखा है। तो रैल्फ उससे कहता है, उसके खौफ को ख़त्म करता है और कहता है कि वहाँ पर कोई बीस्ट नहीं है। फिर रैल्फ उन तमाम तर लड़कों को वहाँ से निकलने के लिए एक आइडिया सजेस्ट करता है,
और वो क्या था कि ये लोग माउंटेन टॉप पर आग जलाएंगे जिससे धुआं उठेगा, और अगर कोई पास में से कोई शिप गुजरती है तो उस शिप की तवज्जो उस आग की तरफ जाएगी, और ज़ाहिरी सी बात है अगर वो धुआं देखेंगे तो वो समझ जाएंगे कि यहाँ पर कोई लोग हैं और मुसीबत में हैं, और इस तरह से वो उनके रेस्क्यू के लिए आ सकते हैं। तो ये सब लोग इस बात पर एग्री करते हैं और कुछ लकड़ियाँ वगैरह इकट्ठी करके माउंटेन टॉप पर आग जलाते हैं। रैल्फ जैक के ज़िम्मे ये ड्यूटी लगाता है कि वो आग को जलाए रखेंगे, बुझने नहीं देंगे। तो जैक इस बात पर एग्री करता है कि ठीक है वो आग जलाए रखेंगे, लेकिन ये जैक पिग हंटिंग में इतना मसरूफ़ हो जाता है कि आग बुझ जाती है और उसे ध्यान भी नहीं रहता इस बात का। और इसी दौरान एक शिप वहाँ से गुजरती है। रैल्फ उस शिप को देखकर बहुत खुश होता है कि ये लोग धुआं देखकर इनके रेस्क्यू के लिए आएंगे, लेकिन जब वो देखता है कि माउंटेन टॉप पर आग नहीं जल रही थी तो वो बहुत मायूस होता है। फिर वो जैक से इस बात पर गुस्सा भी करता है कि तुम्हारे ज़िम्मे आग जलाना था तो तुमने अपनी ज़िम्मेदारी से गफलत बरती, इस तरह से हमारा यहाँ से निकलने का एक सुनहरी मौका हाथ से निकल गया। और ये बात सुनकर जैक रैल्फ से कहता है कि उसकी ड्यूटी लड़कों के लिए खुराक का बंदोबस्त करना है और उनकी पहली प्रायोरिटी पिग हंटिंग थी, ना कि आग जलाना। अब रैल्फ के साथ साथ ये लड़का पिगी भी जैक पर गुस्सा करता है और ये जैक इस पिगी को थप्पड़ मार देता है। पिगी एस्थमा की बीमारी में मुब्तला है और थोड़ा कमज़ोर है, और इसलिए वो जैक को रिस्पॉन्स नहीं कर पाता और ख़ामोश हो जाता है। इसी दौरान रैल्फ बाकी तमाम तर लड़कों के लिए हट्स यानी झोंपड़ियों का बंदोबस्त करता है वहाँ पर, लेकिन बाकी तमाम तर लड़कों को इस काम में कोई दिलचस्पी नहीं थी सिवाय एक दो के, जिसमें साइमन शामिल था। साइमन और रैल्फ और एक और लड़का, ये तीन लोग मिलकर दो तीन हट्स बनाते हैं, और बाकी तमाम तर लोग जो हैं वो जैक के साथ पिग हंटिंग में बहुत मसरूफ़ थे। रैल्फ को ये देखकर इस बात पर गुस्सा आता है और वो एक मीटिंग बुलाता है जिसमें वो कहता है कि हमारी पहली प्रायोरिटी आग जलाना है ताकि हम यहाँ से निकल सकें, और फिर वो कहता है कि यहाँ पर डिसिप्लिन सही से नहीं कायम हो रहा और हर कोई अपनी मनमानी कर रहा है। तो इस तरह से वो एक छोटी सी स्पीच देता है। ये स्पीच सुनकर रैल्फ और जैक के दरमियान आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं और जैक कहता है कि मैं तुम्हारा ग्रुप ही छोड़ दूँगा, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। अब जैक इस रैल्फ का ग्रुप छोड़ देता है और बाकी तमाम तर बॉयज़ वो भी जैक के साथ चले जाते हैं, सिवाय एक दो के जिनमें पिगी और साइमन शामिल थे। ये लोग रैल्फ के ग्रुप में थे और बाकी तमाम तर लड़के जैक के साथ चले गए। इसके बाद दो लड़के जिनका नाम सैम और एरिक था, ये दो लड़कों को जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो माउंटेन टॉप पर आग जलाने का काम करेंगे। तो रात को वो एक भयानक सी चीज़ देखकर डर गए और सुबह आकर रैल्फ को बताया उस चीज़ के बारे में, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने रात को बीस्ट देखा, हालांकि वो बीस्ट नहीं था। इसके बाद जैक, रैल्फ और साइमन ये तीनों लोग उस बीस्ट की तलाश में निकल पड़ते हैं ताकि वो उसको ढूंढें और उसे मार गिराएं, मगर काफ़ी सर्च के बाद वो नाकाम लौटते हैं वापस। अगले दिन फिर से ये तीनों रैल्फ, जैक और पिगी ये तीनों दोबारा से निकलते हैं बीस्ट की तलाश में और माउंटेन टॉप पर चले जाते हैं। वहाँ पर ये एक लटकता हुआ फिगर देखते हैं जिससे ये डर जाते हैं और उसे बीस्ट समझकर वापस आ जाते हैं। इसके बाद रैल्फ और जैक के दरमियान आर्ग्यूमेंट्स हो जाती हैं और जैक कहता है कि रैल्फ सिर्फ ऑर्डर्स देने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता। इसके बाद जैक एक पिग का शिकार करता है और उसे मारने के बाद उसका सर काट कर एक लकड़ी पर लटका देता है। फिर जैक के ग्रुप के दो लड़के रैल्फ के कैंप से आकर आग चुरा कर ले जाते हैं वहाँ पर ताकि वो उसको भून सकें। अब इधर ये लड़का साइमन उस लकड़ी पर लटकाए हुए पिग के सर को देखकर ये समझ लेता है कि ये लॉर्ड ऑफ फ्लाइज है, और इवन ये समझ लेता है कि वो लॉर्ड ऑफ फ्लाइज से बातें कर रहा है और इसे वार्न कर रहा है कि वो यहाँ से चला जाए और दूसरे ग्रुप को ज्वाइन कर ले। साइमन इस सर से इतना डर जाता है कि वो बेहोश हो जाता है। जब वो होश में आता है तो वो ये फैसला करता है कि वो पहाड़ की चोटी पर जाएगा और
पता करेगा कि क्या वाकई ही कोई बीस्ट है या वो ऐसे ही डर रहे हैं। जब वो पहाड़ की चोटी पर चढ़ा तो उसने देखा कि जिसको वो बीस्ट समझ रहे थे वो तो एक पायलट की डेड बॉडी थी जो कि पैराशूट की रस्सियों से लटक रही थी। अब ये देखकर वो ये सोचता है कि वो वापस जाएगा और बाकी तमाम तर बच्चों को इसके बारे में बताएगा ताकि उनका डर ख़त्म हो सके बीस्ट वाला। जब वो वापस आया तो सब बच्चे एक मॉक हंटिंग का गेम खेल रहे थे और साइमन के आते ही तमाम तर बच्चे उसको बीस्ट समझकर उस पर टूट पड़े और उसे मार मार कर जान से मार दिया। अब दूसरी तरफ जैक और उसके साथी रैल्फ से अलग थे और इन्होंने पिग्गी का चश्मा चुरा लिया ताकि वो आग जला सके खाना बनाने के लिए। अब ये रैल्फ और पिग्गी इस जैक से अपना चश्मा वापस लेने जाते हैं क्योंकि चश्मे के बगैर पिग्गी को सही तरह से नज़र नहीं आता और वहाँ पर जैक और उसके ग्रुप के लोग इन दोनों को पकड़ लेते हैं और जैक के ग्रुप का एक लड़का जिसका नाम रॉजर है वो पहाड़ पर से एक पत्थर नीचे की तरफ फेंक देता है जिससे पिग्गी की मौत हो जाती है और अब ये सब लोग रैल्फ के पीछे दौड़ने लगते हैं कि रैल्फ को भी मार डालेंगे। रैल्फ उनसे अपनी जान बचाकर भागता है और झाड़ियों में छुप जाता है। जैक और उसके साथी रैल्फ को झाड़ियों से निकालने के लिए झाड़ियों में आग लगा देते हैं जिससे बहुत सारा धुआं उठता है और वहाँ उस धुएं को देखकर पास से गुजरती हुई एक ब्रिटिश नेवल शिप वहाँ पर रुकती है और उसमें से एक नेवी का ऑफिसर उतरता है और एक बोट की मदद से उस आइलैंड पर आता है। रैल्फ उस ऑफिसर को देखकर उसकी तरफ भागता है और दूसरे लड़के भी रैल्फ के पीछे होते हैं उसे मारने के लिए लेकिन जब वो ऑफिसर को देखते हैं तो वो वहीं पर रुक जाते हैं। जब नेवल ऑफिसर ये देखता है कि ये तमाम तर छोटे बच्चे थे तो वो ये समझता है कि ये बच्चे कोरल आइलैंड जो कि एक नावल था उसमें होने वाले तमाम तर इंसिडेंट्स को दोहरा रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वो एक्चुअली में रैल्फ को मारना चाहते थे। जब रैल्फ ये बात देखता है तो वो रोने लगता है और उसके रोने की एक वजह तो ये थी कि उसका दोस्त पिग्गी मारा गया था जो कि उससे बहुत अच्छे तरीके से समझता था और दूसरी वजह ये थी कि इंसानी दिल मुर्दा हो चुके थे। यानी ब्रिटिश नेवल ऑफिसर जो है वो ये समझ रहा था कि ये कोई मॉक हंटिंग टाइप का कोई गेम है या कोरल आइलैंड में होने वाले इंसिडेंट्स को दोहराया जा रहा है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं था। हकीकत इसके बरक्स थी। तो इस वजह से वो रोने लगता है। बाकी तमाम तर जो छोटे बच्चे उसका पीछा कर रहे थे उसे मारने के लिए वो भी उसे देखा देखी में रोने लगते हैं और इसी के साथ वो नेवल ऑफिसर उन तमाम तर बच्चों को वहाँ से लेकर वापस चला जाता है, मगर उनके साथ साइमन और पिग्गी नहीं जा सकते थे क्योंकि वो लोग वहीं पर मर गए थे। और इसी के साथ ये नावल ख़त्म होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको नरेशन पसंद आई होगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।